हेलो एवरीवन। आपका जो ग्रामर का है, बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं पढ़ रहे थे बेटा, तो आज आपके एग्ज़ाम की वजह से वीडियो रुके हुए थे, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहा था, आपको अदर सब्जेक्ट भी तैयार करने थे, तो इस वजह से काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं जा रहे थे। उसके बाद कुछ समय और लेट हो गया, एग्ज़ाम के बाद भी कुछ किसी कारणवश। तो आपसे आपका ये हिंदी सेकेंड स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 का। तो आज आपका जो लेसन है अध्याय 7, वो क्या है? संज्ञा आपने पढ़ लिया था। संज्ञा क्या होता है कि आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। किसी विषय, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। अगला लेसन आपका है संज्ञा के विकारी तत्व। यानी संज्ञा, आप जानते हैं संज्ञा एक विकारी तत्व है, शब्द है। तो संज्ञा के विकारी तत्व क्या है, यानी कि किस आधार पे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, ये आपको पढ़ना है। तो आइए आज आपका 7वां अध्याय देखते हैं, संज्ञा के विकारी तत्व। तो संज्ञा के विकारी तत्व देखिए 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ये संज्ञा के 3 विकारी तत्व हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अतः इनके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कई बार परिवर्तन हो जाता है। हम कई लेसन में विकारी और अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ। आपको शायद किसी को ये लगा हो कि ये क्या है, विकारी अविकारी। तो मैंने बीच बीच में आपको बताया भी था कि विकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, वो विकारी कहलाते हैं। और जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि त्यों शब्द बने रहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण शब्द हैं और कुछ ऐसे ही शब्द हैं, तो वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज हम संज्ञा के विकारी तत्वों के बारे में जानेंगे। तो आपने जाना विकारी तत्व क्या है, लिंग, वचन और कारक। इन्हीं के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। बच्चा पढ़ रहा है और फिर बच्ची पढ़ रही है। अब ये बच्चा का बच्ची क्यों बना, ये आपको जानना है। तो ये लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न हुआ। जब एक लड़के की बात हम करते हैं, पुल्लिंग की बात करते हैं, तो हम बच्चा बोलते हैं, लेकिन जब बात एक लड़की की होती है तो हम उसको बच्ची बोलते हैं। तो यहाँ जब लिंग परिवर्तित हो गया तो संज्ञा में भी परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा में परिवर्तन हुआ। तो ये पहला कारक है लिंग, जिसकी वजह से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। फिर आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका है, छात्र विद्यालय जा रहा है। तो छात्र विद्यालय जा रहा है एक हो गया, दूसरा हो गया छात्र विद्यालय जा रहे हैं। बात तो वही है, लेकिन यहाँ जा रहा है, जा रहे हैं, दो अलग अलग शब्द बन गए। रहे हैं, रहा है। क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ वचन का अंतर है। वचन का अंतर कैसे? आप पढ़ते होंगे एक वचन, बहुवचन जो पढ़ते हैं आप। तो पहला शब्द क्या है, छात्र विद्यालय जा रहा है, यानी एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, एक छात्र विद्यालय जा रहा है। अब जहाँ छात्र विद्यालय जा रहे हैं, छात्र वही शब्द है, विद्यालय वही है, लेकिन जा रहे हैं ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी बहुत से छात्र विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो गया। तो इस वजह से परिवर्तन आ गया। फिर लड़कों ने क्रिकेट मैच देखा, ये आपका पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है लड़कों द्वारा मैच देखा गया। यहाँ पे किस अनुसार परिवर्तन हो गया, यहाँ कारक चिन्ह में परिवर्तन हो गया। ने की जगह पे द्वारा का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे कारक परिवर्तन हुआ। अब उपयुक्त वाक्यों के अंतर्गत पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आ गया। तो आपने देखा तीनों में कैसे अंतर आया है, किन किन के कारण अंतर आया है, ये भी आपको पता चल गया। पहले में लिंग के कारण, दूसरे में वचन परिवर्तन के कारण और तीसरे में कारक परिवर्तन के कारण शब्दों में परिवर्तन आया है। आइए अब देखते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है। पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो लिंग जो है, जेंडर आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में, वही
हिंदी में उसको लिंग कहा जाता है। तो यह है आपका पहला लिंग यानी कि जेंडर। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको देखिए। राजा रानी दरबार में बैठे हैं, शेर शेरनी पिंजरे में है, शेर सेठानी पूजा कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है? राजा रानी यानी राजा के साथ रानी है, तो रानी क्या है? रानी एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि राजा पुल्लिंग शब्द है। तो ये पति पत्नी है, राजा और रानी। इसी तरह से लगभग सभी प्राणियों में, सभी जीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है आपका जो चित्र बनाया, देखिए एक शेर है और एक शेरनी, और लिखा भी है शेर शेरनी पिंजरे में हैं, अर्थात शेर नर है और शेरनी मादा है। फिर यहाँ पे है सेठ सेठानी, ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त वाक्यों में राजा, शेर तथा सेठ शब्द पुरुष वर्ग के हैं तथा रानी, शेरनी और सेठानी शब्द स्त्री वर्ग के हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे नी शब्द का प्रयोग, जैसे रानी, शेरनी, सेठानी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आगे आपको विस्तार से इसको समझाया जाएगा कि नी लगा के कैसे स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, आई लगा के, इस तरह से बहुत से आपको शब्द मिलेंगे। तो जिस चिन्ह से यह ज्ञात हो कि अमुक शब्द पुरुष जात का है अथवा स्त्री जात का, वह लिंग कहलाता है। अब आपकी समझ में आ गया लिंग किसे कहते हैं? जिस चिन्ह से या जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि यह पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का, स्त्री जात का व्यक्ति या पुरुष जात का, उससे क्या होता है? लिंग उसे कहा जाता है। अब लिंग की डिफिनीशन देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जात या स्त्री जात के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, शब्द का वह रूप जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान होता है, वही लिंग कहलाता है। तो लिंग के भेद पहले देखते हैं, काइंड ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के दो भेद माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप संस्कृत अगर पढ़ते होंगे तो संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखना ज़रूरी है कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर जो होता है, शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष जात का बोध हो जाए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, भाई, अध्यापक, बालक, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग के द्योतक माने जाते हैं। फिर स्त्रीलिंग है फेमिनिन जेंडर, शब्दों का वह रूप जिससे स्त्री जात का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, बहन, अध्यापिका, बालिका, ये छात्रा, ये सब शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग के द्योतक हैं, तो ये स्त्रीलिंग के माने जाते हैं। ये पहचान है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। लिंग बताने के लिए कुछ शब्दों के प्रारंभ में नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मच्छर या मादा मच्छर। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? जिन शब्दों से, जिन भी प्राणियों या कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे ये पता नहीं चल सकता है कि वो पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है या स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे शब्दों में नर मादा या स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग करने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मच्छर शब्द है तो जैसे शेर का शेरनी हो गया, हाथी का हथनी हो गया, तो इस तरह से मच्छर में कोई अलग से नहीं होता है। मच्छर में नर और मादा कहे जाते हैं, जिनका एक ही शब्द प्रयोग होता है नर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए, उनके आगे कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों के आगे नर और मादा जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसी संज्ञाओं को नित्य पुल्लिंग या तथा नित्य स्त्रीलिंग कहा जाता है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको बोलने पे हमेशा पुल्लिंग का ही भान होता है या पुल्लिंग के रूप में ही बोले जाते हैं, तथा
कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है आपका उदाहरण, जैसे उल्लू, पक्षी, मच्छर, भेड़िया। ये क्या है? ये सदा पुल्लिंग है, नित्य पुल्लिंग इनको बोला जाता है। तथा मछली, मैना, कोयल, ये नित्य स्त्रीलिंग है। मैना में भी पुल्लिंग होता होगा, कोयल में भी पुल्लिंग होता होगा, मछली में भी नर और मादा मछलियाँ होती होंगी, लेकिन मछली जब हम कहते हैं तो हमेशा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करते हैं। उसी तरह से मच्छर जब बोलते हैं तो हमेशा पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं। तो ये है नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें प्रयोग के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। ये ऐसे शब्द हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर ने कहा, तो हम इससे ये भान नहीं होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि महिला डॉक्टर की बात हो रही है या पुरुष डॉक्टर की बात हो रही है, लेडीज़ या जेंट्स है। तो जब हम उसका प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं उस शब्द का, तो हमें समझ में आ जाता है कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है या पुल्लिंग की, हमें शब्द से समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ ऐसे ही शब्द हैं, डॉक्टर, राष्ट्रपति, या मरीज भी कह लीजिए, तो इसको भी हम मरीज, किसी को भी मरीज ही कहते हैं, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो मरीज ही बोलते हैं। तो जब हम वाक्यों का इन शब्दों में वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का वाक्यों में, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपको जब ये वाक्य बोला गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी जेंट्स डॉक्टर की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर मरीज देखने गई हैं, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेडीज डॉक्टर की बात हो रही है, न कि किसी जेंट्स डॉक्टर की। इसी तरह से राष्ट्रपति कल भाषण देंगे, तो यहाँ पता चल रहा है कि राष्ट्रपति जेंट्स हैं। और अगर हम कहते हैं राष्ट्रपति कल विदेश दौरे पे जाएंगी या राष्ट्रपति कल विदेश यात्रा से कल लौटेंगी, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि राष्ट्रपति कोई महिला है। तो इस तरह से कुछ शब्दों का अंतर पता नहीं चलता है, उन्हें वाक्य प्रयोग के द्वारा ही उनका अंतर स्पष्ट होता है। अब आप पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन के नियम, रूल फॉर चेंजिंग ऑफ जेंडर। लिंग परिवर्तन के नियम, किन नियमों से लिंग परिवर्तित किया जाता है। तो पहला नियम है आपका, ई जोड़ने पर, ई यानी बड़ी ई जोड़ने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं जो निम्नांकित है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ई लगाने पर वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ई लगाने पर वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कटोरा शब्द है, अगर हम उसमें ई लगाएंगे तो कटोरी हो जाता है, तुरंत वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। या जैसे चाचा है तो उसको हम ई लगाएंगे, चाची हो जाएगा। दादा है, उसका दादी हो जाएगा। ये जो इस तरह के रिश्तों से संबंधित शब्द होते हैं उसमें बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, इस तरह से कई शब्द होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल आपके बुक में जो है देखते हैं, कुमार कुमारी, नाना नानी, बकरा बकरी, देव देवी, दास दासी। आपने देखा ये सारे शब्द, कटोरा, कुमार, नाना, दास, बकरा, देव, ये सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग हैं, और इसमें सिर्फ ई की मात्रा आ के जगह या अ के जगह ई जोड़ दिया गया है, तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं या स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ई जोड़कर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से शब्द बनाया जाता है। दूसरा है आपका नियम, अ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द को आ में बदलना। जैसे कोई शब्द है, उसका आप जानते हैं हर व्यंजन वर्ण के साथ अ जुड़ा रहता है, यानी आपको मात्रा जिसमें नहीं दिखाई देती है, स्वर विहीन जो होता है, जिसमें दिखाए स्वर तो रहता है लेकिन मात्रा विहीन होता है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ हर व्यंजन के साथ स्वयं जुड़ा रहता है। हर कोई भी व्यंजन जिसमें अगर वो हलंत युक्त नहीं है तो आप मान के चलिए कि उसके साथ अ स्वर लगा हुआ है।
जिसको हम मात्रा में गिनती नहीं करते। अगर अ की जगह पे आ लग जाता है तो वहाँ पे मात्रा लगानी पड़ती है। तो अगर अ के स्थान पे आ हो जाता है, ये भी एक नियम है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन में का, तो अ की जगह अगर आ हो जाता है तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे है अध्यक्ष अध्यक्षा, आत्मज आत्मजा, सुत सुता, सुत्र यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री, आचार्य आचार्या, जैसे आप बोलते हैं प्रधानाचार्य, और अगर महिला प्रधानाचार्य तो आप क्या बोलते हैं प्रधानाचार्या, बाल बाला, प्रिय प्रिया। इसी तरह से संस्कृत के नियमों से ये शब्द आए हैं। जैसे संस्कृत में बकरी को अज कहते हैं और जो स्त्री होती है उसको अजा बोलते हैं। इसी के अनुसार ये नियम है। जैसे अध्यक्ष अध्यक्षा, आत्मज आत्मजा, सुत सुता, आचार्य आचार्या, बाल बाला, प्रिय प्रिया। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम है आपका आन का वती करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है। आन के स्थान पे वती लगाना, जैसे भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। यहाँ पे वती और मती दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए ऊपर की जो लाइन है भगवती रूपवती गुणवती, नीचे बुद्धिमती आयुष्मती, यानी वती और मती दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आन के स्थान पे वती और मान के स्थान पे मती लगाने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। फिर अगला है चौथा नियम आपका अक का इका करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। अक का इका कर देने से पुल्लिंग शब्द जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखते हैं, गायक, अक है गायक, यानी अक प्रत्यय लगा है इसमें, अगर हम इका कर देंगे तो गा इका हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग बन गया। पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका। इस तरह से अक का इका करने से भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। अगला आपका नी जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। तो नी कैसे, जैसे सिंह है सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, ऊँट ऊँटनी। इस तरह से जो शब्द है उसमें नी सिर्फ जोड़ा गया है और ये शब्द क्या बन गए हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन गए हैं, यानी इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। छठा नियम है आपका इन। जैसे यहाँ पे नी जोड़ा गया, अब इन जोड़ने पर लिंग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इन जोड़ने पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, देखिए गंवार गंवारिन, नाग नागिन, माली मालिन, जोगी जोगिन, सांप सांपिन, बाघ बाघिन, नाई नाइन। इस तरह से बहुत से शब्द बन जाते हैं इन जोड़ने पर। अभी आपने देखा सिर्फ नी जोड़ा गया था, यहाँ दूसरे में इन जोड़ा गया है। फिर सातवां नियम आपका कुछ शब्दों के परिवर्तन लिंग रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कोई नियम नहीं होता है, यानी कुछ शब्दों के परिवर्तित लिंग रूप भिन्न होते हैं, यानी जब वो परिवर्तित होते हैं तो एकदम बिल्कुल उस शब्द से अलग होते हैं। तो इनके लिए कोई नियम नहीं होता है। जिनका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का परिवर्तित रूप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होने के बाद वो एकदम भिन्न हो जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। जैसे पति का स्त्रीलिंग पत्नी हो जाता है, बैल का गाय हो जाता है, पिता का माता होता है और राजा का रानी होता है, दादा का दादी। ये तो ठीक है, ई वाले नियम में चला जाएगा दादा दादी। साहब का मेम, ये एक हमें लगता है कि मिस्टेक है, दादा और दादी, क्योंकि ये
आ का ई में परिवर्तन जो हो गया है उसके साथ मैच कर जाएगा। जैसे नाना नानी, दादा दादी, ये इसमें आ जाएगा। फिर है नियम 8, आ का या करने से लिंग परिवर्तित हो जाता है। आ का या यानी चूहा का चूहिया, लोटा का लुटिया, कुत्ता का कुतिया, गुड्डा का गुड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया। इस तरह से लिंग परिवर्तन हो गया इया जोड़ने से, आ का इया करने से। सॉरी, इया जोड़ा नहीं गया, आ का इया हो गया है। फिर आनी है, आनी और आइन, ऐसे शब्द तो आप घरों में भी बहुत सुनते होंगे कि कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसके अंदर आनी या आइन जोड़ने से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जेठ का जेठानी, और नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी। उसी तरह आइन है, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, चौधरी का चौधराइन। इसी तरह से घरों में अक्सर बोले जाते हैं इस तरह के शब्द, मास्टराइन, मैनेजराइन। इस तरह के शब्द आइन जोड़ने से भी जो होता है पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 9 नियम हैं आपके बुक के अनुसार। ये 9 नियम दिए गए हैं जिनके अनुसार पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे अगला आपका लिंग निर्णय के आधारभूत तत्व। तो हिंदी में इस बात का निर्णय करने के लिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसके लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। कि जैसे कुछ शब्द आपके सामने रखे गए तो ये तो व्यक्ति में समझ में आ जाता है या प्राणियों में समझ में आता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि नर मादा नहीं समझ में आते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं समझ में आते हैं। तो उनके लिए कैसे लिंग निर्धारण किया जाता है, इसके लिए भी बहुत सारे नियम हिंदी में दिए गए हैं। उन नियमों को हम देखेंगे। परंतु देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसके लिए कुछ नियम निर्धारित हैं। परंतु कुछ शब्द नियम का अपवाद भी है। तो नीचे आप जब पढ़ेंगे तो ये दोनों रूप आपको मिलेंगे, अपवाद भी मिलेंगे और जो नियम के अनुसार हैं वो भी आपको मिलेंगे। जैसे देशों के नाम जो होते हैं सदा पुल्लिंग होते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान, ये क्या है? देशों के नाम हैं और ये सदा पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, सिरका आदि। ये सब क्या है? ये सदा पुल्लिंग शब्द हैं। जबकि अपवाद में क्या है? लस्सी, चाय, ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे चाय रखी है, चाय बन रही है। और अगर आप शरबत कहेंगे तो आप शरबत कहेंगे बन रहा है। प्रयोग करने पे आपको इसका अंतर पता चल जाएगा कि कैसे स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, जब उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो द्रव पदार्थ जो सदा पुल्लिंग होते हैं उनमें अपवाद क्या है? लस्सी और चाय। और पुल्लिंग सदा क्या है? पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, सिरका। उसी तरह से शरीर के कुछ अंगों के नाम हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे वो स्त्री के हों तब भी पुल्लिंग ही कहे जाएंगे और पुरुष के हों तब भी। माथा, कान, ओठ, मन, मस्तिष्क, बाल, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर आदि, ये सब क्या है? ये सब सदा पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद इसमें क्या है? आँख आपकी स्त्रीलिंग होती है। नाक, जीभ, जांघ, कलाई, कोहनी, त्वचा, चमड़ी, पलकें, एड़ी, उंगली। आप इन शब्दों को, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, एनी डाउट, तो आप इनको अपने से वाक्य बनाकर वाक्य में प्रयोग करके देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं, देखो मेरा कान तुम्हें दिखाई दे रहा है, कान दिख रहा है, तो आप ऐसे बोलेंगे कान दिख रहा है।
अगर आप नाक के बारे में पूछेंगे, मेरी नाक तुम्हें दिख रही है, तो ये क्या हो गया, तुरंत परिवर्तित हो गया ना। इसी तरह से आप बारी बारी से सारे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शरीर के कुछ अंगों के नाम, कौन से अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, कौन से अंगों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इनको अपवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से शरीर के अंग हैं जिनको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किया जाता है और बहुत से पुल्लिंग में। फिर है व्यवसाय का बोध कराने वाले शब्द, यानी व्यापार से, जगत से जुड़े हुए शब्द। व्यापारी, सैनिक, दर्जी, कुम्हार, ये सब सदा पुल्लिंग शब्द हैं। फिर समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दल, कुटुंब, परिवार, मंडल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड आदि। ये क्या है, ये समूहवाची शब्द भी सदा पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे भीड़, बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई, ये स्त्रीलिंग हो जाता है। सेना, सेना भी स्त्रीलिंग शब्द में आता है, और कक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द में आता है। तो ये समूहवाची शब्दों के अपवाद हैं, भीड़, सेना, कक्षा। फिर अनाजों के नाम हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, बाजरा, ये सब सदा पुल्लिंग होते हैं। इनमें भी अपवाद हैं कुछ जो स्त्रीलिंग में, जैसे मक्का, ज्वार, जई, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद है प्राणीवाचक शब्द। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे प्राणीवाचक शब्द यानी जिससे किसी प्राणी का बोध होता है, वो पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द पुरुष होते हैं। जैसे आदमी, युवक, वृद्ध, लड़का, पुरुष, बालक, पिता, भाई, चाचा, मामा, सोहन, शेर, मोर, सांप, खरगोश, गरुड़, गैंडा, चीता, बिच्छू, मच्छर, पशु, पक्षियाँ। ये क्या है, ये प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जात का बोध कराना है। प्राणीवाचक यानी प्राणी में तो स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन प्राणीवाचक शब्दों में जो पुरुष जात का बोध कराते हैं उनमें पुल्लिंग का प्रयोग होता है, जो स्त्री जात का बोध कराते हैं उनमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो इस तरह से आप प्राणीवाचक में क्या शब्द कहेंगे कि प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा आपका 8वां नियम है समय, दिन तथा मास। मास यानी महीनों के नाम, इसको मंथ का इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको मास भी बोलते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सेकेंड, आपको समय बताया गया तो समय में आ गया सेकेंड, मिनट, पल, घंटा। फिर दिनों में दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, इसी तरह से सारे दिन का नाम, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब पुल्लिंग दर्शाते हैं। फिर महीनों के नाम हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या हैं, ये सब तो आप कहेंगे समय, दिन तथा मास या महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इनमें अपवाद हैं, जैसे तारीख एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, या जो तिथियां होती हैं पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं। और इसके अलावा जो सुबह हो गई, शाम हो गई, ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं। सुबह, शाम, रात, दोपहर, घड़ी भी स्त्रीलिंग शब्द है। घड़ी भी समय से ही संबंधित है, लेकिन ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। 9वां है आपका पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी। तो ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। उसके अलावा प्रायः मोटी, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम जड़ वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे लक्कड़, गट्ठर, रस्सा, गड्ढा,
पत्थर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनका कैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, प्रायः मोटी, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम जड़ वस्तुएं। यहाँ पे जड़ वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, यानी जो जड़ यानी निर्जीव, निर्जीव यानी जो चलती फिरती नहीं, एक जगह स्थिर होती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी जड़ वस्तुएं जो कि प्रायः मोटी, भद्दी, बेडौल, भारी भरकम होती हैं, इसके साथ साथ क्या होती हैं, जड़ होती हैं, यानी जिनके अंदर कोई जीव नहीं होता है और कोई हलचल भी नहीं होती है, चलने फिरने योग्य नहीं होती हैं, एक जगह पड़ी रहती हैं। ऐसी वस्तुएं अगर मोटी, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम हैं और वो जड़ भी हैं, तो वो उनकी संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग में होती हैं। तो ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के 10 नियम आपने देख लिए। अभी काफ़ी सारे नियम हैं इसके पुल्लिंग के, तो ये आगे के नियम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, आपने अभी इतना आपको रिवीजन करना है और इतना आप देख लीजिएगा। बाकी के नियम आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे, और कितने प्रकार से पुल्लिंग का ज्ञान होता है, या अभी आप सिर्फ पुल्लिंग पे चल रहे हैं कि पुल्लिंग का रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उसमें आपने कुछ अपवाद भी देखे कि उनके अपवाद कौन कौन से होते हैं। जो नित्य पुल्लिंग होते हैं उनके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे अनाजों के नाम में है, या फिर इसमें आपने देखा समूहवाची शब्द में अपवाद शब्द हैं भीड़, सेना और कक्षा। इस तरह से शरीर में आपने बहुत से अपवाद देखे। शरीर में तो लगभग आधे स्त्रीलिंग आधे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सदा पुल्लिंग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं आपने जाना है। 10 नियम अभी आपने देखे हैं। अभी आपके 5 और नियम हैं सदा पुल्लिंग वाले, यानी 15 टोटल नियम आपके बुक में हैं सदा पुल्लिंग के। तो अभी ये 5 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।